हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन में डीसी जनरेटर की क्लासिफिकेशन को देख रहे थे, जिसमें हमने सीरीज ऑन डीसी जनरेटर के सर्किट डायग्राम, करंट इक्वेशन तथा वोल्टेज इक्वेशन को देखा था। आज की इस लेक्चर में हम सीरीज ऑन डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सीरीज ऑन डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक को तीन तरीके से देखेंगे। पहला हमारा है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दूसरा है हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा क्या है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या है हमारा? पहला नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, फिर दूसरा क्या है? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरा क्या है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, हम सीरीज ऑन डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक को तीन तरीके से देखेंगे। हम सीरीज ऑन डीसी जनरेटर के जो ग्राफ है वो किसके किसके बीच रहेगा? वोल्टेज और करंट के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, क्या है? एक ग्राफ है। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष पे हम क्या लेंगे? करंट को। ठीक है, एम्पियर मात्रक। ठीक है, हमारे करंट सीरीज ऑन डीसी जनरेटर में क्या क्या थे? IA मतलब आर्मेचर करंट, ये फील्ड करंट और ये लोड करंट। ठीक है, तीनों सीरीज में थे। तो यहाँ पर लिखिए, हमें तीन प्रकार के करंट पता थे। आपने सीरीज ऑन डीसी जनरेटर में करंट इक्वेशन देखा था। ठीक है, तीनों करंट कैसे थे? सीरीज में थे, इसलिए इक्वल थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने करंट? तीन प्रकार के करंट। ठीक है, एक्स अक्ष पे हम क्या करंट लें, वाई अक्ष पे हम क्या लेंगे? पोटेंशियल लेंगे, मतलब वोल्टेज। इसका मात्रक वोल्ट। ठीक है, इस पर कितने हमारे कौन कौन से रहेंगे? टर्मिनल वोल्टेज, जो हमें आउटपुट में मिल रहा है टर्मिनल वोल्टेज, EG मतलब जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज, और ई नॉट का मतलब क्या है? नो लोड कंडीशन में उत्पन्न EMF। ठीक है, इनके बीच देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम ग्राफ किसके बीच देखेंगे? नो लोड कैरेक्टरिस्टिक का। ठीक है, तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच होगा? ई नॉट और फील्ड करंट के बीच। ISC क्या है? फील्ड करंट है। फील्ड करंट है जो सीरीज में है। ठीक है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच देखेंगे? ई नॉट मतलब यहाँ क्या है? नो लोड कंडीशन में उत्पन्न EMF, और ISC क्या है? मतलब फील्ड करंट। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं। नो लोड कंडीशन में उत्पन्न EMF। ठीक है, और ISC क्या है? फील्ड करंट है। ठीक है, ठीक, तो किसके किसके चलिए, ई नॉट और फील्ड करंट के बीच हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक देखना है नो लोड का। तो देखते हैं,
ठीक है। ये क्या है आपका नो लोड कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका जो ये डिफरेंट दिख रहा है, मतलब ये ग्राफ मतलब मूल बिंदु से ना शुरू होकर क्या थोड़ा ऊपर से शुरू हुआ है। ये अंतर कैसे दिख रहा है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण। किसके कारण? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण जो हमारा ग्राफ है मूल बिंदु से ना शुरू होकर क्या थोड़ा ऊपर से शुरू होता है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जब करंट बढ़ रहा था तो आपका पोटेंशियल भी बढ़ रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे क्या हुआ, आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, बढ़ नहीं रहा, लेकिन आपका करंट बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे हमारा पोल अपने सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। सेचुरेशन पॉइंट का मतलब ये है कि पोल में अब फ्लक्स का मान नहीं बढ़ रहा है। तो अगर पोल में फ्लक्स का मान नहीं बढ़ रहा है तो जो हमारा पोटेंशियल भी है वो भी कांस्टेंट हो जाता है, मतलब उसका भी मान नहीं बढ़ता है। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पोल अपनी सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है हमारा कांस्टेंट। अब सेचुरेशन पॉइंट क्या है इसे समझते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मान लीजिए आपका एक कोई छड़ है, क्या है, छड़ है, इस पर वाइंडिंग है, इसे हम जैसे डीसी या एसी सप्लाई से जोड़ दें, क्या हमने डीसी से जोड़ा और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर इस करंट का मान बढ़ाएंगे तो क्या इसमें देखिए जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके चारों ओर क्या पहले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे, ठीक है। अगर हम इसमें करंट का मान बढ़ाएंगे तो ये आपका क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल है, मतलब ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या है, विद्युत चुम्बक या अस्थायी चुम्बक इसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जब करंट फ्लो होगा क्या होगा, चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर इसकी करंट का मान बढ़ाएंगे तो क्या फ्लक्स का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, लेकिन हम जब करंट का मान बढ़ाते जाएंगे तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ फ्लक्स का मान नहीं बढ़ेगा, तो उस पॉइंट को सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसके बीच ग्राफ देखें, आपका ये करंट है, ठीक है, और ये फ्लक्स है, ठीक है। जैसे जैसे आप करंट का मान बढ़ाएंगे आपका फ्लक्स का मान बढ़ेगा, लेकिन मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर आपका करंट का मान तो बढ़ेगा लेकिन फ्लक्स का मान नहीं बढ़ेगा, तो उसे क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का सेचुरेशन पॉइंट बोलेंगे। मतलब क्या है, हमारा करंट का मान बढ़ रहा है लेकिन फ्लक्स का मान नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सेचुरेशन पॉइंट है। जैसे आप समझिए यहाँ से फिर से, जैसे इस छड़ को मतलब ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें से 10 फ्लक्स रेखाएं गुजर सकती हैं, कितनी, 10 फ्लक्स रेखाएं, ठीक है। अब मान लीजिए पहले हम करंट बढ़ाए या जोड़ा इसे तो 1 2 3 फ्लक्स रेखाएं बढ़े थे, करंट बढ़ाते गए तो क्या इसमें अब मान लीजिए 10 फ्लक्स रेखाएं बढ़ती गई, करंट का और मान बढ़ाएंगे लेकिन इसमें में से 10 फ्लक्स रेखाएं से ज़्यादा नहीं गुजरेंगी, मतलब आपके 10 से ज़्यादा फ्लक्स रेखाएं अब इसमें में से नहीं गुजरेंगी, आप कितना भी करंट बढ़ा लीजिए, तो ये इसका सेचुरेशन पॉइंट कहलाएगा। तो ऐसे इसमें भी है, जैसे जैसे करंट का मान बढ़ा तो आपका मतलब पोल में क्या फ्लक्स का मान बढ़ा, लेकिन एक समय ऐसा है जहाँ आपका पोल सेचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गया, मतलब उसमें फ्लक्स का मान नहीं बढ़ रहा है, तो आपका पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगा। आप जनरेटर के केस में जानते हैं आपका जो आर्मेचर है वो जितना जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसे जितना अधिक से अधिक कट करेगा, मतलब जितना अधिक से अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा उतना अधिक से अधिक ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब फ्लक्स का मान बढ़ा पोटेंशियल भी बढ़ा, ठीक है। जैसे ही मतलब पोल अपने सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा, क्या सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा तो क्या हुआ, फ्लक्स का मान अब नहीं बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगा, पोटेंशियल तो अब उतने ही फ्लक्स को कट कर रहा था जब सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा, तो उसके द्वारा उत्पन्न जो ईएमएफ होगा तो वही तो होगा, तो पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन करंट का मान देखिए बढ़ रहा है, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया
कांस्टेंट हो गया, ठीक है। हमारा वोल्टेज अब कांस्टेंट हो गया, क्यों? क्यों से पोल अपने सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये आप लिख लीजिए, ये क्या है? सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है। और ये हमने किसका कैरेक्टरिस्टिक देखा था, इसका नाम कर लेते हैं ए और ये बी। तो ए और बी आपका नो लोड कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है, ठीक है। और ये आप लिख लीजिए, ये किसका है? नो लोड का। आपका नो लोड कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है, ठीक है। तो हमने क्या देखा पहले? नो लोड कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा? इंटरनल। इंटरनल मतलब आंतरिक। ठीक है। तो ये किसके किसके बीच होगा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक? जो हमारा ईजी मतलब उत्पन्न ईएमएफ है और आर्मेचर में उत्पन्न करंट आईए, ठीक है। किसके किसके बीच होगा? ईजी और आईए। ईजी मतलब जब हमारा जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ कब? लोडेड कंडीशन में आया है, और उत्पन्न करंट आईए, ठीक है। अब हमारा पहले क्या था? नो लोड कंडीशन में था हमारा जनरेटर। अब क्या है? हमारा जनरेटर क्या है? लोडेड कंडीशन में है, ठीक है। अगर लोडेड कंडीशन में है तो हम जैसे जैसे मतलब लोड बढ़ाएंगे, क्या? आई ए बढ़ेगा, मतलब आर्मेचर करंट बढ़ेगा। अगर आर्मेचर करंट बढ़ रहा है तो क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। हमने आपको आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाया है, जिसमें बताया था अगर मतलब जनरेटर मोटर अनलोडेड कंडीशन में है तो मतलब वो लोडेड कंडीशन में नहीं है तो आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वो लोडेड कंडीशन में है तो आर्मेचर रिएक्शन होगा। तो जैसे ये लोडेड कंडीशन में है और हम लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, तो हमारा आर्मेचर रिएक्शन होगा। और आर्मेचर रिएक्शन होने से क्या होता है? हमारा जनरेटर के केस में उत्पन्न ईएमएफ घट जाता है। तो हमने बताया था कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर और मोटर के केस में क्या होता है? जनरेटर के केस में हमारा उत्पन्न ईएमएफ घट जाता है और मोटर के केस में हमारा टॉर्क घट जाता है, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे हम? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ, ठीक है। इसका नेमिंग करते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया? अब आर्मेचर रिएक्शन होगा, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या? हमारा उत्पन्न ईएमएफ घट गया। तो जो हमें पहले मतलब उत्पन्न ईएमएफ में मतलब जो पहले हमारा ग्राफ मिला था, अब उतने हाइट का नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा ईएमएफ घट चुका है। मतलब अगर ये देखें तो ई नॉट वाला है और ये आपका है ईजी। तो जब अनलोडेड कंडीशन में था तो आर्मेचर रिएक्शन भी नहीं हो रहा था और किसी प्रकार का ड्रॉप नहीं था। तो जो ई नॉट मतलब नो लोड कंडीशन में जो उत्पन्न ईएमएफ होगा वो ईजी से ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका ग्राफ क्या? ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। देखिए ज़्यादा हाइट पे और ये कुछ कम पे, ठीक है। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ क्यों? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण हमारा उत्पन्न ईएमएफ घट गया। तो आपको जो ये बी और सी के बीच डिफरेंस दिख रहा है वो किसके कारण? आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ठीक है। ठीक है। इसमें भी वही हुआ, जैसे जैसे करंट का मान बढ़ा तो हमारा पोटेंशियल भी बढ़ा, लेकिन जैसे ही पोल अपने इस पॉइंट पे सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा तो क्या हुआ? अब फ्लक्स का मान नहीं बढ़ा तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट हो गया। लेकिन जो ये बी और सी के बीच डिफरेंस दिख रहा है किसके कारण? आर्मेचर रिएक्शन के कारण। आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा जो उत्पन्न ईएमएफ है वो घट गया, और घटने से क्या होगा? ये जो ग्राफ पहले हमें नो लोड कंडीशन में जो प्राप्त हो रहा था अब उतने हाइट पे ना प्राप्त होगी, कुछ नीचे प्राप्त होगा, ठीक है।
तो ये आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, तीसरा। बाहरी अभिलक्षण। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच होगा, जो हमें आउटपुट में मतलब बाहरी, मतलब बाहर में क्या हमें आउटपुट प्राप्त वोल्टेज जो है बी, और आउटपुट में प्राप्त करंट आई एल मतलब लोड करंट, इसके बीच होगा, बी और लोड करंट के बीच, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर ये लिख लीजिए किसका है, इंटरनल, ठीक है। ठीक है, चलिए देखें, आपका ये नेमिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको पता है नो लोड का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये प्राप्त हुआ, और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मतलब हमारा ये था, ठीक है। और इसके बी और सी के बीच डिफरेंस किसके कारण आया, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हमारा यही है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हमें पता है बी और सी के बीच जो डिफरेंस आया आर्मेचर रिएक्शन के कारण आया, लेकिन ये यहाँ पर देखिए सी और डी के बीच किस कारण से मतलब इतना डिफरेंट है। आप जब हम सीरीज ऑन डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे उसके सर्किट डायग्राम में, तो हमने आपको वोल्टेज इक्वेशन बताया था, यही था आपका वोल्टेज इक्वेशन, बी बराबर ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस आई एस ई क्या है, फील्ड करंट, और ये फील्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपका यही था। तो यहाँ पर देखिए आपका दो प्रकार का ड्रॉप हो रहा है, कितने, दो प्रकार का। पहले क्या हुआ आपका, जो जब लोडेड कंडीशन में था मतलब आपका, तो जब उत्पन्न ईएमएफ मतलब जब इंटरनल वाले में देखिए उत्पन्न ईएमएफ है ईजी, ठीक है। तो यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन हुआ, तो ये इसमें डिफरेंट बी और सी के बीच आर्मेचर रिएक्शन के कारण दिखा, लेकिन सी डी के बीच डिफरेंस जो दिख रहा है, जो आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ, फिर उसके पास हमें आउटपुट में वोल्टेज जो प्राप्त हो रहा है वो दो प्रकार के ड्रॉप होने के बाद, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण, एक फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण दो प्रकार के ड्रॉप हुए। जब उस दोनों ड्रॉप को घटा देंगे तो उसके बाद न हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होगा। मान लीजिए अब यहाँ 40 वोल्ट उत्पन्न हो रहा था और आपका ये टोटल ड्रॉप 20 मान लीजिए, तो मतलब उत्पन्न कितना हुआ 40, लेकिन हमें आउटपुट में कितना प्राप्त हो रहा है, 20 ही तो प्राप्त होगा, बी का मान तो क्या घट रहा है। तो ये जो डिफरेंट दिख रहा है सी और डी में ये किसके कारण दिख रहा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस और फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण। तो लिख लेंगे ये जो डिफरेंट है किसके कारण है, ठीक है। ये जो डिफरेंट है किसके कारण, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण। तो इसमें भी वही है, जब जैसे जैसे आपका करंट का मान बढ़ा आपका पोटेंशियल भी बढ़ा, जैसे ही आपका मतलब आपका पोल सेचुरेशन पॉइंट पे मान लीजिए इस पॉइंट पे पहुंचा, तो क्या हुआ आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और खास देखने को मिलती है कि आप जब मतलब करंट का मान बढ़ाते हैं तो आपका ये पोटेंशियल घटने लगता है, मतलब ग्राफ कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है, मतलब गिरने लगता है, मतलब पोटेंशियल घटने लगता है, ठीक है। क्या होता है, पोटेंशियल घटने लगता है, क्यों, मतलब करंट बढ़ाने का मतलब क्या है, जब हम लोड को बढ़ाते हैं मतलब हैवी लोड लगा देते हैं, मतलब लोड को बढ़ाने लगते हैं तो हमारा क्या लोड करंट बढ़ेगा। अगर लोड करंट बढ़ रहा है तो तीनों सीरीज में है, मतलब सीरीज में है तो इक्वल हैं, तो हमारा आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा और फील्ड करंट भी बढ़ेगा। अगर
हम लोड बढ़ा रहे हैं तो क्या हमारा लोड करंट बढ़ेगा। मतलब लोड करंट बढ़ने से क्या होगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा और फील्ड करंट बढ़ेगा, तो हमारा पोटेंशियल मतलब घटने लगेगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखिए, आपको पता है इक्वेशन बी ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए, ठीक है, माइनस आई एस सी इंटू आर ए सी। ठीक है, आपको ये भी पता है कि ये तीनों करंट क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर यहाँ देखिए हमारा लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ रहा है, क्या करंट बढ़ रहा है, तो ये भी करंट बढ़ेंगे, इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए अगर करंट बढ़ेगा तो ड्रॉप ज़्यादा होगा, और तो ड्रॉप ज़्यादा होगा तो हमें आउटपुट में वोल्टेज कम मिलेगा, तो इसका मान घटने, मतलब करंट का मान जब बढ़ने लगेगा, मतलब लोड बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ेगा, और करंट का मान बढ़ने लगेगा तब हमारा पोटेंशियल फिर यहाँ से घटने लगेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल से यहाँ समझिए, आपका मान लीजिए ई जी मतलब 40 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, कितना, 40 वोल्ट। ठीक है, आप ये इन दोनों का रेजिस्टेंस कुछ ले लीजिए, 1 ओम मान लीजिए। यहाँ पर तीनों करंट इक्वल हैं, इसकी जगह पे हम आई एल ले सकते हैं। देखिए इक्वल है तो ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस ई जी और बी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तीनों करंट इक्वल है। तो मान लीजिए आपका आई एल 5 एम्पियर था पहले, तो यहाँ पर मान पुट करके लगाइए। देखिए बी बराबर हमारा क्या होगा, 40 माइनस 5 और 2 ओम होगा। देखिए यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो 40 और माइनस 20 हो गया। तो आपका ये बताइए ड्रॉप कितना हो रहा है, ये देखिए 1 ओम था ना हमारा, तो यहाँ पर 2 ओम हो गया, और रुकिए 5 दूना 10 ओम। ठीक है, ये कितना हुआ, 10 हुआ। ठीक है, तो हमारा 40 था, तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 10 वोल्ट का। तो हमें आउटपुट में कितना प्राप्त होगा, 30 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, कितना प्राप्त होगा, 30 वोल्ट। ठीक है, कितना, 30 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। लेकिन देखिए हमने क्या कहा, अब हम लोड बढ़ाएंगे, तो लोड बढ़ाएंगे तो क्या हमारा करंट भी बढ़ेगा। तो मान लीजिए हमने लोड बढ़ाया तो करंट कितना हो गया, 6 एम्पियर, लेकिन आपके रेजिस्टेंस वही रहेंगे, क्योंकि आपने एक बार मतलब जनरेटर, डीसी जनरेटर या कोई डिज़ाइन कर दिया, मोटर हो, मतलब डिज़ाइन कर दिया आपने एक बार, तो उसका रेजिस्टेंस आप चेंज नहीं कर सकते, और जितना ईएमएफ उत्पन्न हो रहा था उतना ही होगा। ठीक है, 40। तो अब यहाँ पर पुट करिए 40 और माइनस 6, अब कितना, आपका टोटल रेजिस्टेंस 2 था, लेकिन अब करंट बढ़ चुका, क्यों, लोड हमने बढ़ाया, तो लोड बढ़ने के कारण क्या हो, करंट बढ़ गया। तो अब यहाँ देखिए 40 और माइनस 6 दूना 12। पहले देखिए यहाँ ड्रॉप कितना हो रहा था, पहले सिर्फ 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा था, तो टोटल वोल्टेज हमें जो मिला आउटपुट में 30 वोल्ट, लेकिन अब यहाँ पर ड्रॉप कितना हो रहा है, 12 वोल्ट का। अब घटाएंगे कितना बचेगा, 28। तो अब आउटपुट में वोल्टेज कितना प्राप्त हो रहा है, 28 वोल्ट। ठीक है, कितना, 28 वोल्ट, और ड्रॉप कितना हो रहा है, 12 वोल्ट का, मतलब ड्रॉप ज़्यादा होने लगा। तो यही तो हम बताए थे कि मतलब अगर आप लोड बढ़ाएंगे तो क्या, करंट का मान बढ़ेगा, और करंट का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर ड्रॉप ज़्यादा होगा, जिससे पोटेंशियल घटने लगता है। ठीक है, तो पोटेंशियल घटने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक था। ठीक है, तो आपका यही था। ठीक है, आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम शंट वाउंड डीसी जनरेटर के सर्किट डायग्राम, वोल्टेज इक्वेशन तथा करंट इक्वेशन को देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।